नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार की राजनीति में चल रहे चुनावी दांवपेच पर है। एक तरफ बिहार में विपक्ष के वोट चोरी के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु, तेलंगाना तक से नेता, मुख्यमंत्री प्रचार के लिए बुलाए जा रहे हैं। इन्हें लेकर बीजेपी सनातन विरोधी राजनीति से लेकर बिहारी अस्मिता के अपमान का सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ बिहार के चुनाव में तीसरा पक्ष बनकर जगह बनाने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर के एक बयान पर हिंदू मुसलमान की राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई। प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में मुस्लिम समुदाय की एक राजनीतिक सभा में कहा है कि बिहार के 40% हिंदू और 20% मुसलमान उन्हें वोट कर दे तो वो बिहार में नीतीश और यूपी में योगी को भी हरा सकते हैं। बिहार के चुनाव में सीएम योगी का नाम लेकर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोट हासिल करने की जो कोशिश की है, उसके पीछे सियासी चाल है या चुनावी मजबूरी? बिहार में 3/4 से अधिक एकजुट मुस्लिम वोट पर कुंडली मारकर बैठे इंडिया गठबंधन का 5% वोट भी खिसका तो क्या बिहार के चुनाव की तस्वीर बदल सकती है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। नया बिहार बनाना है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। आधे हिंदुओं के साथ अगर मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए। बिहार में चौखट पर चुनाव है तो बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुटता का दांव है। कांग्रेस आरजेडी ने सियासी मुहिम छेड़ी, अब कुनबा बढ़ता जा रहा है। दूर दक्षिण के दलों, नेताओं को भी बिहार बुलाया जा रहा है। मगर बिहार की सियासत की तस्वीरों से जिस नीयत की तासीर का पता चलता है, उसमें यही है कि विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठाता है तो उसे जाति वर्ग के दायरे में रखता है। वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। उधर बीजेपी विपक्ष पर हमले की कोशिश करती है तो सनातन का मुद्दा उठाती है। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। और इस चुनावी लड़ाई में एक तीसरा पक्ष भी उभरने की कोशिश में है, जो बिहार की तकदीर बदलने के दावे के साथ बदलाव यात्रा कर रहा है। इस तीसरे पक्ष के निशाने पर पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है। ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी वैसे जन स्वराज पार्टी के प्रमुख, जो पूरे बिहार में लोकतंत्र को मजबूत बनाने, बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने और बिहार का भविष्य उज्जवल करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, उन्होंने बाकी सब छोड़ अब मजहबी तान छेड़ दी है। चुनाव में जीत का फॉर्मूला कुछ यूं दिया है। अगर मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब 40 और 20 60%। तो हम लोग हुए 60, भाजपा हुई 40 और इसी से भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता। पिछले 665 दिन से 2697 गांवों, 235 प्रखंडों, 1319 पंचायतों से गुजरने के बाद शायद प्रशांत किशोर अपने खुसूसी खिताब में इसी नतीजे पर पहुंचे कि बिना हिंदू मुसलमान चुनावी घमासान में मजा नहीं आ रहा, लिहाजा अपना पॉलिटिकल प्रोजेक्शन बिहार के सीवान पार यूपी तक फिक्स करते हैं। अब अगर आप कंधा लगाएंगे तो भाजपा को, नीतीश को बिहार में तो हम लोग हराएंगे ही। हराने के बाद 2 बरस में यहीं से यूपी में योगी को भी ठोका जाएगा। अब प्रशांत किशोर जी भी तुष्टीकरण और विभाजनकारी की नीति पर आ गए हैं। क्या जनाब, वाह, क्या बोल रहे हैं कि अगर मुसलमानों का साथ मिल जाए तो बिहार तो क्या यूपी में योगी जी को भी हरा देंगे। अरे साहब, सपना देखते रह जाएंगे। प्रशांत किशोर इस बयान को मुल्क की सियासत की अफसोसनाक शर्त माने या वजूद में कायम रहने की मजबूरी।
प्रशांत किशोर की इस जुबानी पतंग के पीछे आंकड़ों के धागे भी हैं जो बताते हैं कि नवंबर 2024 में बिहार में 4 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो जनसुराज ने जीत के समीकरण बदल दिए थे। तब 2 महीने की पार्टी ने 70,000 वोट झटक लिए। उपचुनाव में बीजेपी को 21, आरजेडी को 20, जेडीयू को 11 तो जनसुराज को 10% वोट प्रतिशत मिले थे। भले मगध की 2 और शाहबाद की 2 कुल 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रशांत के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे और चौथी सीट पर चौथा स्थान मिला था। लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनावी पिच का वोटर टेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब प्रशांत ने 4 में 1 हिंदू बहुल सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर 12% वोट हासिल कर लिए थे, जबकि उस सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 20% ही थे। चुनावी बिसात पर आसान जीत हासिल करने का यह फॉर्मूला शायद जनसुराज पार्टी आगामी चुनाव में भी आजमाना चाहती है, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जनसुराज को अगर मुस्लिम वोट मिले तो नुकसान महागठबंधन का ही होगा, क्योंकि 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए को सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन के खाते में 76% का बड़ा टुकड़ा आया था। एलजेपी को 2% और अन्य को 17% वोट मिले थे। अब प्रशांत किशोर को लगता है कि बिहार में मौजूद 18% मुस्लिम वोटर का 20%, यानी बिहार के कुल मुस्लिम वोट में से 3 से 4% मुस्लिम वोट भी उन्हें मिल जाए तो क्रांतिकारी नतीजे आ सकते हैं। यही वजह है कि महागठबंधन के खाते में 67% सॉलिड मुस्लिम वोट प्रतिशत पर प्रशांत किशोर की नजर है और उन्हें लगता है कि उन्हें शायद ये वोट तभी मिल पाएगा जब योगी जैसे चेहरे का डर मुसलमानों को दिखाया जाए। आज तक ब्यूरो। तो बिहार में अब वोट चोरी और उसके साथ साथ सनातन और मुसलमानों की भी बात होना शुरू हो चुका है। तो क्या चुनाव का रुख क्या इसी तरीके से बदल जाएगा? जो नए बिहार की बात करते करते एक बार फिर वोटर्स के अरिथमेटिक की यानी गणित की, राजनीतिक गणित की बात करना शुरू कर चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गुरु प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, पवन वर्मा जनरल सेक्रेटरी है जनसुराज के और पूर्व राज्यसभा सांसद, वो भी जनसुराज की भूमिका रखेंगे। आज हम उनसे पूछेंगे कि क्या नए बिहार में 40% हिंदू और 20% मुसलमानों से बनेगा, उस पर भी उनसे बातचीत होगी। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं कि बिहार के चुनावी कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के बीच यूपी के सीएम योगी का नाम क्यों लिया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बिहार के तो है नहीं, लेकिन बिहार में नीतीश को हम हरा देंगे कहते कहते योगी को भी हम हरा सकते हैं अगर 20% मुसलमान हमसे जुड़ जाए, ये बात उन्होंने क्यों कही? दूसरा सवाल, क्या महागठबंधन को मिले 76% में से 20% मुस्लिम वोट भी शिफ्ट हुए तो बिहार चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव ने जो एआईएमआईएम ने कमाल किया था, जिसके वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ था, यह सवाल एक बार फिर खड़ा होता है। तीसरा सवाल, क्या इस बार बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी कोई बड़ा फैक्टर बन सकती है? और यह बड़ा फैक्टर किसी नए बिहार के सिलसिले में नहीं तो वोट अरिथमेटिक के मुद्दे से बनेगा, 40% और 20% की राजनीति से बनेगा। इसी सवाल के साथ दरअसल मैं शुरुआत करना चाहता हूं। हमारे साथ में जनसुराज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त जुड़े हुए हैं, पवन वर्मा जी। पवन वर्मा जी, पहला सवाल तो यही है, नए बिहार बनाएंगे की बात करते करते एक बार फिर जो राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल अरिथमेटिक की बात करती है, कोई सनातन की बात करता है, कोई अल्पसंख्यकों की बात करता है, कोई जाति जनगणना की बात करता है, उसी आधार पर आपकी भी पार्टी चलते हुए नजर आ रही है। ये 20% मुस्लिम की बात कहां से आई? साहिल जी, अगर आप प्रशांत किशोर को फॉलो करते रहे हैं, 2 साल की कड़ी पद यात्रा के बाद अब बदलाव यात्रा चल रही है, तो क्या मुद्दे हो, क्या विषय उठा रहे हैं? वो उठा रहे हैं बुनियादी विषय, रोजगार, आर्थिक प्रगति, अपनी आवाम की जिंदगी में बदलाव लाना। वो उठा रहे मुद्दा कि बच्चों के भविष्य का सोचिए, शिक्षा का सोचिए, स्वास्थ्य का सोचिए। चुनाव हम लड़ रहे हैं, पर हमने हमेशा कहा है कि बिहार की लाचार, असहाय, गरीब और पिछड़ी जनता को आज 30 साल से वही लोग कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। किस मुद्दे पर? धर्म जाति, धर्म जाति, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। हम उससे ऊपर उठ के जनसुराज का एक नया संदेश है कि हमको बिहार में अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो कठपुतली बनने के बजाय हमें अपने अंदर अपने आप
बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने लिए इस बार अपने बच्चों के लिए वोट की मांग करनी पड़ेगी। अब इस परिप्रेक्ष्य में आज जो प्रशांत जी ने कहा, जिसका आप विश्लेषण कर रहे थे, मैं सिर्फ ये टिप्पणी करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये टिप्पणी करके आप फिर से मुझसे सवाल पूछिए। देखिए, बदलाव की बात जब होती है तो उसमें ये नहीं होता कि एक ही कौम के आधार पर होगी। हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, हर वर्ग समाज के वो लोग होंगे जो चाहते हैं कि बिहार में अब एक नया भविष्य लिखा जाए। उस परिप्रेक्ष्य में प्रशांत जी ने कहा कि मुसलमान भी इसके हिस्सेदार हैं, इसके भागीदार हैं, हिंदू भी हैं। कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति की ही नहीं है। उन्होंने तो बुनियादी मुद्दों को उठा के बिहार में बुनियादी परिवर्तन की बात की है। तो आपने सही कहा पवन वर्मा जी की 2 महीने से प्रशांत किशोर जो बिहार की यात्रा कर रहे हैं, उनके मुद्दे बुनियादी मुद्दे रहे हैं, ये बात तो ठीक है। पहली बार एक तीसरा एंगल लेकर यहां पर प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो क्लीन स्लेट है उसके आधार पे आप हमारे साथ खड़े रहिए, हमें एक नया बिहार बनाना है। ये बात यहां तक बात कहते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ में आई। आप तो राजनीति में रह चुके हैं, आपको तो पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। जब बिहार में आकर योगी आदित्यनाथ की बात की जाती है, बिहार में आकर आप ये कहते हैं मुस्लिम समुदाय के सभा में कि आप 20% यानी कुल 18 में से 3 से 4% भी मुस्लिम मुझे दे दीजिएगा, देखिए यहां पर मैं कमाल कर सकता हूं। यह बात जब कहना शुरू होता है तब कहीं आप एक इन ब्लॉक किसी धर्म के लोगों को कह रहे हैं कि हमें आप वोट दीजिएगा। यहां पर आकर समझ में आता है कि यह राजनीति का कुछ एक नया पैतरा है। सर पवन वर्मा जी, देखिए, मैं आपके सामने 3 बातें रखता हूं। पहली बात तो ये कि अब तक बिहार में साहिल जी क्या होता आ रहा है। आरजी के डर से हिंदू और समुदाय बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के डर से मुसलमान आरजेडी को देते हैं। ये दोनों पार्टी को बहुत सूट करता है। वहां भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है, यहां भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है। तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि अब इस नए बिहार को बनाने में सबकी भागीदारी में अगर कुछ मुसलमान भी अगर हमारे जो बुनियादी लक्ष्य उसको समर्थन देंगे तो इसमें अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, जन स्वराज बिहार में चुनाव लड़ रही है अभी और हम जीतेंगे भी। मैं आपको बता रहा हूं, जो जन सलाब आपने प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लिए देखा है, जो आपके सामने है बदलाव के लिए, वो कामयाब होगा। पर हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम एक रीजनल पार्टी नहीं है। और अगर बिहार में हमारा अच्छा प्रदर्शन हुआ तो ये निश्चित बात है कि हम उसके बिहार के आगे भी जाएंगे और उसमें नई चुनौतियां मिलेंगी। बिहार के चुनाव प्रचार में बगल के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नाम लेना, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आप वहां पर नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है तब उसका असर चुनाव मैदान में किस तरीके से होता है, फिर वो बीजेपी के लिए हो या उनके खिलाफ प्रचार करने वाली पार्टियों के बारे में भी हो। आदिल हसन जी, एक वक्त था कि सीमांचल में आपका दावा हुआ करता था ये अल्पसंख्यक वोटों पर। 2020 में आपने वहां पर आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। इस बार भी आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पहले से आपसे गठबंधन करिए, बाद में रोने की जरूरत नहीं है। ये एक नया दावेदार सामने आ रहे हैं जन स्वराज के रूप में, आप किस तरीके से देखेंगे इसको? सर, अच्छी बात है प्रशांत किशोर साहब आ रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी से पूछेंगे सब रिटायर्ड प्लेयर को क्यों ले आते हैं? जो आरसीपी सिंह भाजपा में मंत्री थे, पप्पू जी भाजपा के एमपी थे, मनीष कश्यप गांधी जी को गाली दिया, वही गांधी जी का फोटो लगाते हैं। सब रिटायर्ड प्लेयर को लेकर आते हैं। 243 नया फेस लेके आइए ना। जदयू में पवन साहब रहे, राज्यसभा रहे, उस वक्त इतना स्कूल कॉलेज की बात करते तो अच्छा होता। आरसीपी जी को जब भाजपा चालीसा पर रहते, सीए एनआरसी पे नरेंद्र मोदी के साथ थे, तो उस वक्त नहीं दिखा था उनको। और आज बिहार डिफेंस कॉरिडोर मांग रहा है, बिहार आईटी पार्क मांग रहा है। नाकारा टेक्सटाइल्स मंत्री है जो बिहार को कुछ नहीं दे पा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर, फार्मास्यूटिकल कॉरिडोर, आईटी कॉरिडोर, बिहार में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आ जाए। आज बिहार रोजगार मांग रहा है। इन लोग योगी आदित्यनाथ का डर नहीं दिखाएंगे तो किसका डर दिखाएंगे? नरेंद्र मोदी को लाने वाले 2014 में सबसे बड़ा पैरविकार और उनसे झूठ बुलवाने वाले का नाम तो प्रशांत किशोर जी है। चीनी मिल का झूठ का बात उस वक्त नहीं पता था। जकिया जाफरी, एहसान जाफरी, बिल्किस बानो, शहाबुद्दीन, इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर। इतने पढ़े लिखे हैं प्रशांत किशोर साहब, नहीं दिखा था कि नरेंद्र मोदी 2002 का गुजरात नहीं दिखा था।
कि गोधरा का कातिल कौन था, गुजरात जलाने वाला कौन था, उसका पैसा के लिए 2014 में किस मुंह से प्रचार किए थे? ये बिहार की जनता पूछेगी लेकिन ना। आदिल हसन जी, वो सवाल तो यही पूछ रहे हैं ना कि कब तक मुसलमान इसी मुद्दे पर वोट देते रहेंगे? उनके सामने बिहार का नया मॉडल है, इसके आधार पर वो कह रहे हैं मुसलमानों की आप वो पुराने मुद्दों पर वोट मत दीजिए, नए मॉडल के आधार पर वोट देने की कोशिश करिए। सर तो अभी लोकसभा चुनाव में इन्होंने बोला था 300 सीट से ऊपर आएगा। नरेंद्र मोदी के लिए वो पहली बैटिंग कर रहे थे। प्रशांत किशोर पूरे भारत से माफी मांगे, बिहार की जनता से माफी मांगे कि मैंने गलत नरेंद्र मोदी को चुना था। जिस नरेंद्र मोदी ने जकिया जाफरी, एहसान जाफरी, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर, हरेन पांड्या हत्याकांड में जो सुब्रमण्य स्वामी कहते हैं उनका तक नाम है, उसका आज तक माफी नहीं माने। उस वक्त नाथूराम गोडसे का जो पोस्टर लगाया था उसको लेकर रखे थे। आज गांधी जी का पोस्टर लगा। आरसीपी सिंह के बारे में क्या है, मनीष कश्यप के बारे में क्या है? हम तो चाहते हैं कि हम तो प्रशांत जी से पूछते हैं, अमजद साहब को बेला से लड़ाए थे, वहां मुसलमानों ने वोट दिया था। प्रशांत जी जो कैंडिडेट लाए थे वो कैंडिडेट का तो कंचना जी के पास जाना है, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है सिर्फ मुसलमान वोटरों पर। मैं आपके पास आऊंगा, कंचना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले गुरु प्रकाश, आपने सुना क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर? और अब जो है बी टीम का आरोप उन पर आपकी तरफ से लगना शुरू हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि पहले ही वो जो उपचुनाव हुए थे उसमें कमाल दिखा चुके हैं, किसको नुकसान करते हैं वो भी पता चल चुका है। नहीं देखिए साहिल जी, बिहार लोकतंत्र की जननी है और सबको अधिकार है कि आइए चुनाव लड़े, लेकिन पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड साहिल जी ये हमें समझने की आवश्यकता है कि बिहार एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है और बिहार किस हद तक प्रशांत जी उसके मॉडल को स्वीकार करेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। मैं भी उनके नेता की बातों को सुन रहा था, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में राजनयिक भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, और अभी जिन प्रकार की बातों कर रहे थे नीतीश कुमार जी के बहुत सहयोगी थे और आज वहां चले गए हैं, तो ऐसी बातों को करने से बचने की आवश्यकता है। दूसरा, जहां तक बिहार के कमिटमेंट की बात है, अभी आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत अच्छी बात कही साहिल जी, हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि बाहर से भी नेताओं को आयातित करके बुलाया जा रहा है। ये कौन नेता है साहिल जी? डीएमके यही वही पार्टी है ना जिनके दयानिधि मारन ने कहा था कि बिहार के लोग तमिलनाडु में आते हैं और शौचालय साफ करते हैं, कोई काम छोटा नहीं बड़ा होता है। हम इस राइडर के साथ बोलना चाहते हैं। डीएमके के वही नेता पॉन मुडी उत्तर भारत का अपमान करते हैं, डीएमके के वही नेता ए राजा यहां अपमानित करते हैं और आज स्वागत किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने तो यहां तक कह दिया था कि बिहारियों के डीएनए में ही श्रम करना लिखा है। हां भाई, हम श्रमिक हैं, हम सम्मान के साथ कहते हैं हम श्रमिक हैं। और ये वोट चोरी का जो ये लोग नारा लगा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा एडीआर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उस एडीआर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पष्ट कहा है कि देश का सबसे दागी मुख्यमंत्री कौन है, तो नंबर 1 रेवंत रेड्डी बिहार बोला के लाइए, नंबर 2 एमके स्टालिन बिहार बोला के लाइए। अभी प्रियंका जी आई थी, प्रियंका जी वही हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी जब बिहारियों को गाली दे रहे थे तो हंस रही थी, खिलखिला रही थी, ताली बजा रही थी। आज मुझे लगता है कि बिहार की जनता इन सभी इंडी अलायंस के नेताओं से सवाल पूछ रही है, बिहारी सम्मान का क्या होगा, बिहारी अस्मिता का क्या होगा, बिहारी स्वाभिमान का क्या होगा। ये वही नेता हैं जो बिहारियों को अपमानित करते हैं। साहिल जी, आज एक बिहारी होने के नाते मेरे मन में बहुत आपने बड़े इंटरेस्टिंगली गुरु प्रकाश जी, मैं जो इंडिया गठबंधन की रैली चल रही है उस पर तो हम अगले कई दिनों तक चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पहली और आखिरी रैली तो होगी नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो पूरा प्रशांत किशोर पर था। आपने जो जिस तरीके से डाइवर्ट कर दिया उसको इंडिया अलायंस पे, वो बड़ी खूबी से कर दिया। सर, मेरा सवाल स्पेसिफिक था इसको लेकर कि आप जिस तरीके से प्रशांत किशोर आए हुए हैं और जिस तरीके से वो बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, और आज सनातन का मुद्दा भी निकल के आ गया, सनातन के अपमान का, और ये सब सारी चीजें भी निकल कर आई है, तो प्रशांत किशोर पर बात करिए ना कि ये जो अभी वो बात कर रहे हैं उस पर बात करिए ना। वो सवाल था मेरा। सर, नहीं तो हम तो बात करने को तैयार हैं। देखिए, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है साहिल जी, हमारे लिए 14 करोड़ बिहारी हैं। ये 40% का खेल, ये 20% का खेल, ये भूरा बाल साफ करो का खेल, ये बार बार सफाई देना कि हम एमवाई की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी, ये किसी जाति विशेष, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का नाम भी आ गया चुनाव प्रचार में। लोग आते हैं अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए बोलते हैं। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, किसी के बदौलत मुख्यमंत्री नहीं है वहां पे। और एक बार नहीं, 2017, 2022 और पुनः 2027 में आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम साहिल जी, मैं आखिरी वाक्य आपको तो फायदा हो जाएगा ना, लेकिन इस हम चाहते हैं एज अ बिहारी, एज अ युवा बिहारी,
नहीं साहिल जी, एज अ युवा बिहारी हम चाहते हैं कि बिहार के मुद्दों पे चुनाव हो। हमारे आरजेडी और कांग्रेस के साथी हमसे पूछे हमने कितने इंडस्ट्री लगाए, मातृ मृत्यु दर कितना है, शिशु मृत्यु दर कितना है, सड़कें कितनी बनी है, बिजली की उपलब्धता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पटना से बिहार की किसी सेम डे जाकर के वापस आ सकते हैं। एक बात कहूं, हम मुद्दा आधारित सचमुच में मुद्दों पर चुनाव हो और धर्म आधारित तो चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। बिहार की जनता अगर सचमुच में मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश जी, आपके पास आने के पहले, क्योंकि पप्पू यादव अब राहुल गांधी को मुसलमानों का मसीहा कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंचना जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी के पास जाने से पहले, एक वक्त था कि मां यह समीकरण यानी मुस्लिम यादव, इस समीकरण के नाम पर आरजेडी का पूरा बोलबाला बिहार में चलता था। अब दावेदार काफी निकल कर आ गए। एक तो आपके साथ में है, लेकिन एमआईएम 2020 में क्या किया आपने देखा, प्रशांत किशोर भी यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए मुश्किलें तो नहीं हो जाएगी? एक को साथ में लेने की कोशिश करेंगे, दूसरा वहां पर खड़ा हो रहा है। नहीं साहिल जी, जो कोशिश हो रही है बिहार के इलेक्शन को ट्राइपोलर बताने की, दरअसल ट्राइपोलर है ही नहीं। बिहार में इलेक्शन बाइपोलर है, इंडिया वर्सेस एनडीए, और इसी में लड़ाई होने वाली है। और बीच में किसी को लाकर कि ये कह दिए वो कह दिए, उन पर डिबेट करने से कुछ नहीं हो जाएगा। और जहां तक प्रशांत किशोर पांडे जी की बात है, तो मैं साफ साफ कह देती हूँ कि बीजेपी जब जब फंसती है प्रशांत किशोर पांडे जी को आगे करती है। कारण ये है कि जान लीजिए, आपको याद भी होगा कि बीपीएससी टाइटल क्यों बता रही है आप? सुन लीजिए ना, क्योंकि आपने वही बताया ना, आपने मुस्लिम और यादव बताया। आप दूसरों का टाइटल बता सकते हैं, टाइटल से आप पार्टी के वोट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम टाइटल बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सुन लीजिए साहिल जी, जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था पटना में गांधी मैदान में, और पूरी तरह से एनडीए की सरकार फंस गई थी, तो इन्हीं प्रशांत किशोर पांडे जी को बीजेपी भेजी थी एजेंट के तौर पर, और इन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और प्रोटेस्ट जो है, जो शांतिपूर्वक हो रहा था, वो खत्म हो गया। और अभी जब वोट चोरी का, तब क्या था, तब परीक्षा चोरी हुई थी, पेपर चोरी हुआ था। और अभी जब वोट चोरी के मुद्दे पर जब बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है, तो वो क्या कर रही है, तब भी प्रशांत किशोर पांडे जी को आगे कर रही है। तो क्या है, यही है, इनके प्लांटेड एजेंट हैं जो इस तरफ से नहीं उस तरफ से थर्ड पोलर के रूप में बताए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है, प्रशांत किशोर पांडे जी की कोई अस्तित्व नहीं है। हर साल चुनाव में एक पार्टी आती है, पिछले साल 2020 में आई थी द पीपल्स पार्टी, बहुत एकदम हल्ला हुआ था, द पीपल्स पार्टी थर्ड फ्रंट। वैसे ही प्रशांत किशोर पांडे जी भी इस बार चले जाएंगे, तो इसमें कोई फायदा नहीं है थर्ड फ्रंट बनाने का। उनको यादव का वोट मिलेगा, उनको मुसलमानों का वोट मिलेगा, उनको हिंदुओं का वोट मिलेगा। पवन वर्मा, मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। कंचना यादव जी ने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया हुआ है इस पूरे मामले में कि आपको बी टीम करार देने की कोशिश करे। लेकिन कंचना जी, मैंने किसी को कोई टाइटल नहीं लगाया, मैंने तो जातिगत समीकरण जिसके आधार पर वोट होता है बिहार में, उसकी बात करी थी। मैंने किसी भी व्यक्तिगत रूप में किसी को भी टाइटल लगाने की कोशिश नहीं की थी। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि टाइटल आप क्यों लगा रही है, कोई स्पेसिफिक कारण है? प्रशांत किशोर जो नाम से वो जाने जाते हैं, प्रशांत किशोर पांडे क्यों बन जाते हैं डिबेट में? ये मेरा सवाल था दरअसल। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। बाकी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड साहिल जी दीजिए, मैं एक बार और जवाब देना चाहती हूँ। आपको मुझे जवाब देने दीजिए साहिल जी। हाँ पवन वर्मा जी, एक मिनट, वो क्लैरिफाई कुछ कर रही है, जरा उनको सुन लेते हैं प्लीज। 10 सेकंड जी, कंचना जी बोलिए। आपको याद होगा कि जाति को लेकर, हर चीज को लेकर प्रशांत किशोर पांडे जी लालू जी तेजस्वी जी पर अटैक करते हैं, डिग्री को लेकर अटैक करते हैं। और आपको मालूम होगा, याद होगा अभी कि 40 ये विधानसभा 40 जो जिला का नाम पूछ रहे थे राहुल गांधी जी से, और वो जो निशिकांत दुबे जी, डिग्री दुबे जी है ना, और ये डिग्री पांडे जी हैं। तो प्रशांत किशोर पांडे जी डिग्री पांडे जी हैं, जो सबकी डिग्री पूछते हैं, मोदी जी की डिग्री नहीं पूछते हैं। ये पूछेंगे अपोजिशन पार्टियों की डिग्री, जिला का नाम बताते। पूरी तरीके से गेम जो प्लान है ना, ये बीजेपी का है, बीजेपी के एजेंट हैं, और उन्हीं के फायदा हमारा वोट करते को थर्ड पोलर पार्टी बनाकर भेजी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। बाई पोलर इलेक्शन आप बिहार की राजनीति में है पवन वर्मा जी, गठबंधन यहाँ पर केवल 40% हिंदू और 20% मुस्लिम वोट से नहीं चलेगा, टाइटल भी निकलेगा। ऐसा है साहिल जी, जितना उत्तेजित होकर के अब जनस्वराज की आलोचना करते हैं, ये जो पुरानी स्थापित पार्टियां रही हैं, जिनको आज बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उतना ज्यादा हमें प्रमाण मिलता है कि कुछ तो सफलता हमने प्राप्त कर ली, और चुनाव आते आते आप खुद ही देख लेंगे। साफ बात यह है कि अब जनस्वराज बिहार में किसी की बी टीम नहीं है, और पार्टियां अब जनस्वराज से सी और डी के स्तर पर आ गई। अब जनस्वराज के जो संदेश है, जो संकल्प है,
जिस तरह का वो जन सैलाब उस समय उनका समर्थन कर रहा है, उसको कैसे डिवैल्यू करें, उसको कैसे किसी तरह से अर्थहीन करें। ये कह देना कि वो इस पार्टी के बी एजेंट है, उस पार्टी के सी एजेंट है, अरे वो तो मुसलमानों की बात करते हैं, कभी कहते हैं हिंदू की बात करते हैं। वो एक ही संदेश के साथ 2 साल से अथक प्रयास, परिश्रम और एकाग्रता के साथ आपने खुद आंकड़े दिए, 5000 गांव और 4000 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद एक ही संदेश के तो साथ टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना? वहां पहुंचे और वो ये है, धर्म और जाति से उठिए, मैं जरा अपने बच्चे पवन के वर्मा लिए, जी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बिहार में बदलाव लाइए। पवन वर्मा जी, जी मैं पवन वर्मा जी, देखिए कुछ स्टेटमेंट्स मुझे अखिलेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको याद दिला देता हूं ताकि आगे बढ़ेंगे तब दोबारा हम रिविजिट कर सके। प्रशांत किशोर जी ने 1 सितंबर को कहा था 40 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैं टिकट दूंगा। जब धर्म का नाम लेकर टिकट का ऐलान किया जाता है तब हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई आखिरकार मन में क्या चल रहा है। पॉलिटिकल माइंड है प्रशांत किशोर का, उन्होंने कई पार्टियों को कहा है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, क्या करना चाहिए। उसके बाद 5 नवंबर को उनका स्टेटमेंट था मुस्लिम्स को लालटेन में डालने वाली जो तेल होता है उसकी तरह इस्तेमाल किया गया। प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट है, यानी मुस्लिम वोटों के आधार पर कैसे लालटेन चल रही थी यह बताने की कोशिश यहां पर की गई है। यह स्टेटमेंट कौन देता है? कभी कभी मुझे याद आता है कि यह स्टेटमेंट कोई और पार्टी से कई बार आया करता था। मैं उस पर जाऊंगा और आपसे उस पर भी सवाल पूछूंगा, लेकिन अखिलेश जी, कुछ ही दिन पहले हमने देखा पप्पू यादव कह रहे थे कि राहुल गांधी मुसलमानों के नए मसीहा है। बिहार में आकर कहने की कोशिश हो रही थी इस बात को। आपको भी पता है कि बिहार में इस पूरे मामले को लेकर कैसे राजनीति होती है, इन वोटों को लेकर कैसे राजनीति होती है, और अभी नए दावेदार यहां पर आपको सामने नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखेंगे अखिलेश जी? साहब जी देखिए, राहुल जी तो हर किसी का मसीहा है, हर कोई अपना मसीहा उन्हें मानता है। बस एक हमारे जो साहब हैं ये अपने आप को सिर्फ 2 लोगों का मसीहा मानते हैं, अपने जो 2 उनके मित्र हैं। देश को तो ये किसी लायक नहीं समझते हैं, सिर्फ वोटर के अलावा। उनके लिए तो कभी बात करते नहीं है। जब भी कुछ करना होगा, जब भी निर्णय करना होगा, जब भी विदेश दौरा करना होगा, तो अपने उन्हीं 2 मसीहों के लिए करते हैं। तो राहुल जी को तो हर कोई कहता है मेरे मसीहा, ये मेरे मसीहा हैं। यही तो खूबी है राहुल जी की। अब आते हैं, आपने जो दूसरा प्रश्न किया, हमारे जो प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, आपने अभी बीजेपी के प्रवक्ता से कहा भी, टोका भी और पूछा भी। उन्होंने प्रशांत किशोर पांडे का जरा सा भी निंदा या असहमति नहीं व्यक्त की। क्या कारण क्या है कि प्रशांत किशोर पांडे जी और नीतीश जी और ये बीजेपी, ये सब एक ही हैं। वाइस प्रेसिडेंट रहे नीतीश जी की कमेटी में, पार्टी में, उनके सरकार में बड़े पद पे भी रहे हैं, और अभी भी उन्हीं दोनों लोगों के लिए बैटिंग करते हैं। उन्हीं लोगों के हिसाब से एक तरह से करिए चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसे पहले प्रोफेशनली करते थे, अब पॉलिटिकली चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं बीजेपी के लिए। कहते जरूर हैं कि विपक्ष और राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, बिहार के लोगों का जो नाम कट रहा है, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पे लेस मात्र भी कभी बिहार के पक्ष में यह बात नहीं कही कि बिहारियों के नाम कट रहे हैं, मारे हुए लोग जीवित हैं, उनके नाम छोड़े जा रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। उस बिहारियों का जिक्र नहीं करते हैं, ना उसकी लड़ाई लड़ते हैं, ना चुनाव आयोग से को कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की चाल है। बीजेपी की चाल के खिलाफ कैसे बोलें? बोल ही नहीं सकते हैं। तो उन्हीं के एजेंडे को जब ये चला रहे हैं तो क्या करेंगे? हमारे मोदी जी आते हैं बिहार, गया में पहली मीटिंग थी, घुसपैठिए बता दिया बिहारियों को। पहले जब ये अखिलेश जी, बस एक बीच में मुझे एक सवाल पूछना जरूरी है। यानी प्रशांत किशोर जी की तरफ से ये कहना, प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहना 40% हिंदू वोट और 20% मुस्लिम वोट, ये कहना, या योगी आदित्यनाथ को भी हम हरा सकते हैं, ये कहना, ये बीजेपी की चाल कैसे होगी? जरा प्लीज समझाइए। और आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि पप्पू यादव राहुल गांधी को मुसलमानों का मसीहा क्यों कहने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में? मैंने शुरू में पप्पू यादव के बात का जवाब दिया, उसका दोबारा दे दे रहा हूं, आपका ध्यान कहीं और रहा होगा। देखिए, जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मेरा ध्यान आप ही के पास है, क्योंकि मोदी जी भी वही चाहते हैं, चुनाव का ध्रुवीकरण में, चुनाव का
चुनाव मेन मुद्दों से हटके ध्रुवीकरण पे आ जाए। वो तो मोदी जी की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी गया में आए थे, क्या बोले कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं। अरे भाई, बिहार के लोग घुसपैठी हैं। बीसी चैनल पे बीजेपी के सारे प्रवक्ता कहते थे कि भाई घुसपैठियों की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी कहते थे जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी। तो बताओ ना कि 65 लाख में कितने घुसपैठियां हैं, बताओ ना। क्यों नहीं बता रहे हो घुसपैठिया कौन है? और उसी मोदी जी के एजेंडे को, जो मोदी जी कहते थे भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, गुरु प्रकाश, लो वोट जिहाद है, वोट घुसपैठी हमारी हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। 170-72 बार हेट स्पीच में 111 बार सिर्फ अकलियतों के ऊपर। रुक जाइए, बीच में मैंने आपका नहीं बोला था, थोड़ा धीरे धर लें, थोड़ा धीरे धर लें। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। साहिल जी बोलिए, इनको रुकें कि किसे बोलना है। चले खत्म कर रहे हैं, गुरु प्रकाश जी वो खत्म कर रहे हैं, 20 सेकंड में वो खत्म कर रहे हैं। मुझे आप ही से जवाब लेना है क्योंकि आप ही पर आरोप लगाया उन्होंने। अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 170 बार लगभग मोदी जी ने हेट स्पीच दिया था। मोदी जी और योगी जी का हेट स्पीच बराबर है, और 111-10 बार उसमें इस मुस्लिम अक़लियतों के भाइयों को लेकर के हेट स्पीच दिया था। उसी हेट स्पीच को दूसरे वे में, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में प्रशांत किशोर आगे बढ़ा रहे हैं, वो माहौल बनाने की पिच तैयार कर रहे हैं। ठीक, बीजेपी का अब तो गुरु प्रकाश जी से जवाब लेना चाहिए। नहीं कर रहा प्रशांत किशोर, चुनाव आयोग की बिहारियों के एजेंडे को प्रशांत किशोर चला रहे हैं, खड़ बयान नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है साहिल जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अखिलेश जी बहुत सीनियर लीडर है, उन्होंने आवेश में कह दिया कि बिहारी घुसपैठिए हैं। और बिहारी घुसपैठियों को क्यों बोला जा रहा है? आपको चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति की तरफ में आपका ध्यान मोदी जी ने कहा था जनाब, परसों का है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अब सर आप बीच में सर देखिए, आपके बीच में आप व्याकुल मत होइए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। साहिल जी आज पूरा डिटेल करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि दर्शकों को समय व्यर्थ हो। नहीं, डिटेल आपको प्लीज। बेसिकली गुरु प्रकाश जी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जरा दोनों के लिए क्लैरिफाई कर सकता हूं। मैं दोनों के लिए क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं दोनों के लिए क्लैरिफाई कर देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो गया की भाषण में कहा था कि कैसे बिहार में घुसपैठिए हैं और बिहारी लोगों के रोजगार हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज का जिक्र यहां पर अखिलेश जी करने की कोशिश कर रहे थे। गुरु प्रकाश जी आप अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि आरोप आप पर यह लग रहा है कि आप पोलराइज करना चाहते हैं और प्रशांत किशोर आपको मदद कर रहे हैं उसमें। नहीं, बोलिए गुरु प्रकाश। देखिए वो कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश में घनघोर रूप से असफल हो गए हैं। कोशिश कर रहे हैं आप, देखिए साहिल जी ऐसा नहीं होता है। साहिल जी वो व्यक्ति लगातार बोल रहे हैं, तो उनका अखिलेश जी प्लीज अभी उनके भी सुन लेते हैं। मैंने उनको रोका था जब आप बात कर रहे थे। बोलिए बिहार, अखिलेश जी बोलिए। नहीं, सॉरी गुरु प्रकाश जी बोलिए। बिहार अति उत्साह में, हाँ अति उत्साह में वो बिहार के 14 करोड़ लोगों को घुसपैठिए बोल गए। चलिए माफ किया उनको। मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 98.2%, मोर देन 98% ऑफ बिहारी सर, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। आपके घुसपैठियों से प्रेम के पुराने इतिहास से पुराना संबंध है, ये पूरा भारत जानता है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो एमके स्टालिन बिहार का विरोध करते हैं, बिहारियों को अपमानित करते हैं, आप उनके साथ अगर इतने डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो घुसपैठिया है क्या? गुरु प्रकाश जी सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। दे रहा था, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना सर आपने अखिलेश जी को बहुत बोलने दिया है, मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए। ये तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं, आज की तस्वीर है, 27 अगस्त की तस्वीर है। राहुल गांधी जी को बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर उनका कोई सामान्य कार्यकर्ता दे रहा था। राहुल गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। ये कह रहे थे ना राहुल गांधी जी लोगों के मसीहा हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को दलितों के मसीहा का सम्मान स्वीकार नहीं है। कुछ दिनों पहले लालू जी ने ऐसा किया था, आज राहुल जी ने ऐसा कर दिया। खैर छोड़िए, अपने आप को जननायक कहते हैं। जननायक एक ही थे, एक ही है और एक ही रहेंगे, वो है कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक की उपाधि छीनने की हिम्मत भी मत करिएगा आप। कर्पूरी ठाकुर के आसपास भी आपके राहुल गांधी नहीं है। ओबीसी ईबीसी बोल नहीं पाते हैं, ओबीसी ईबीसी का अंतर नहीं समझते हैं और चले खुद को जननायक बताने। दलितों को, पिछड़ों को, बिहारी अस्मिता और बिहारी स्वाभिमान के साथ अपमान करने वालों के साथ बिहार कतई नहीं खड़ा होने वाला है।
जो मोदी जी ने कहा था, उन्होंने स्पष्ट किया था कि बिहार के युवाओं के अवसर, बिहार के युवाओं की आकांक्षाओं पे कोई घुसपैठी आक्रमण करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। 98% से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, अभी भी आप लोग उसी नैरेटिव में हैं। मुझे लगता है कि इस मानसिकता से ऊपर उठने की आवश्यकता है। यही तो सवाल है ना गुरु प्रकाश जी, तो फिर घुसपैठियों का नैरेटिव भी कैसे चलेगा? अगर 98% लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं तो घुसपैठिए बचे कहां? जो चुनाव आयोग को लग रहा था कि घुसपैठिए हैं, वो उसमें से तो घुसपैठिए निकल ही नहीं रहे। 98% लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट मिल गए बिहार में। साहिल भाई, तो वो नैरेटिव भी धाराशायी हो जाएगा ना एक के बाद एक। तो बात है ना घुसपैठियों का, आपका नैरेटिव की बात कर रहा हूं मैं। घुसपैठियों का नैरेटिव, साहिल भाई, घुसपैठियों का नैरेटिव तो कांग्रेसियों का है सर। कांग्रेस के लोगों ने लगातार घुसपैठियों के नाम पे। अखिलेश जी जवाब दीजिए जल्दी से, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी देखिए बुरी तरह फंस गए बीजेपी के प्रवक्ता घुसपैठ के मामले में। बताते रहे कि एसआईआर इसलिए हो रहा है क्योंकि घुसपैठिए बिहार में है। मोदी जी भी बता के चले गए घुसपैठिए बिहार में। तो बताओ ना भैया, घुसपैठिए कहाँ गए? इसका भी जवाब दे दीजिएगा। कहाँ गए? 65 लाख छांटे हो, एक को नाम बता दो। पूरे बिहारियों का ये अपमान करते हैं, कभी डीएनए पूछ के कभी कब। और ये लोग भूल जाते हैं, ये भाजपाई ये भूल जाते हैं कि अगर घुसपैठियों की बात ये कर रहे हैं तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। जान लीजिए जनाब, मोदी जी, अगर मोदी जी के राज में घुसपैठिया हैं तो पहले गृह मंत्री को बर्खास्त करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान समाप्त होना चाहिए आपका। अब चीख रहे हो ना, परेशान हो गए। घुसपैठिया बचाओ। ये भी घुसपैठिया नहीं है बिहार के लोग, ये घुसपैठियों के पैरोकार बोल रहे हैं। आप तय करिएगा, आप तय करिएगा, आप तय करिएगा। चलिए कौन घुसपैठिया है? चलिए जरा हमें जनता दल यूनाइटेड के पास भी जाना है। मोदी जी ने कहा देता है कि मंगलसूत्र जरा दोनों को शांत करिए, क्योंकि मामला अब जो है राहुल गांधी और घुसपैठियों की तरफ भटक गया। यहां पर बिहार में नया बिहार का नारा देकर एक तीसरी पार्टी खड़ी होने की कोशिश कर रही है, दोनों गठबंधन के अलावा। उस बात पर हमारी चर्चा चल रही है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, उनका जो उगम हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से हुआ है। एक वक्त आपकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और यहां पर वो राजनीति लाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम परास्त कर देंगे, 40% हिंदू और 20% मुस्लिम हमें मिल जाए तो। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी डॉक्टर जितेंद्र कुमार? साहिल जी, पीके यानी प्रशांत किशोर जी जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास से हम सभी लोग और मजबूत होंगे। बिहार में जो चुनावी लड़ाई है उसमें दो ही धारा है, एक एनडीए है और दूसरा इंडी गठबंधन है। पहले मुस्लिम वोट को कांग्रेस, उसके बाद आरजेडी, उसके बाद एआईएमआईएम और अब जनसुराज, ये सभी लोग मुस्लिम वोटों के चैंपियन बनने का प्रयास इन लोगों ने किया है। ये अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इन्होंने अक़लियतों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतरी के लिए क्या किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता के शीर्ष पे हैं और बिहार वासियों की अक़लियतों की सेवा में लगे हैं। हमारे राज्य में कोई भी कम्युनल दंगे नहीं हुए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्म बिलीव है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आरजेडी वाले, लालू जी का जन्म स्थान फुलवरिया है, राघोपुर, महुआ, हसनपुर और छपरा से ये लोग चुनाव लड़ते हैं। वहां भी सड़कें हमने बनवाई है, वहां भी बिजली हमने पहुंचाया है। हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पहुंचा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, सिर्फ और सिर्फ आप इतना दावा कर रहे हैं कि मुसलमान आपको वोट देते हैं, तो जरा वोट परसेंटेज देखिए। 2009 में 62% वोट आपको मिला था, वो घटकर अभी 9 या 12% तक आकर रुक गया है। नायक कह रहे हैं, यह ईबीसी समुदाय का घोर अपमान है। आपका मुस्लिम वोट कितने मिले थे आपको? अति पिछड़ा समाज इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने 11 कैंडिडेट दिए, दुर्भाग्यवश एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। बावजूद इसके विगत 5 वर्षों में हम लोगों ने बिना कोई भेदभाव किए, चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वोटर की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं, हम लोगों ने दलित, गरीब, गुरबा, पिछड़े, लेकिन वोट नहीं मिल रहा है ना आपको। सबके लिए विकास 2019 में 6%, 2020 में 5%, 2024 के लोकसभा चुनाव में 12%। उसी तरह से माननीय कंचन यादव मुख्यमंत्री जी ने भी सबके लिए काम किया है। 2 बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी आपने चुनाव लड़ा हुआ है, एक बार
माफ करिएगा। हाँ देखिए कंचना साहिल जी, यादव। आपने अभी बोला कि हमने डिग्री पांडे और प्रशांत किशोर पांडे जी का टाइटल क्यों लिया ना, तो आप ही के शो पर चैनल पे 2 दिन पहले इंटरव्यू एक आया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या इस बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा। तो मतलब आप लोग टाइटल से पूछ सकते हो ब्राह्मण बनेगा कि कौन बनेगा, लेकिन हम टाइटल नहीं ले सकते हैं। खैर वो बात अलग है। लेकिन साहिल जी याद करिए कि जब यही कहते थे कि जब सर्वे हो रहा था, जब बीएलओस फॉर्म भर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि घुसपैठिए मिले। सूत्रों के हवाले से आपके चैनल पर भी बहुत खबर चली थी। और जब पूछा गया ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से कि कितने घुसपैठिए मिले, तो वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे फिर हम बताएंगे कि कितने घुसपैठिए मिले, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो आप बताएं कि अगर 98% या 99% डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है तो कितने घुसपैठिए बिहार में मिले। इसका यह मतलब है कि एक भी नहीं मिला। और आपने झूठ प्रसारित किया, बीजेपी ने झूठ चलाया और इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला बिहार की जनता के साथ। और यही हालत आज इनकी यह है कि बिहार की जनता पूरी तरीके से भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर खो चुकी है। और जिसको डाइवर्ट करने के लिए ये प्रशांत किशोर पांडे जी को अभी हिंदू और मुसलमान करने के लिए मैदान में उतारे हैं, और कुछ नहीं है। और इतना ही अगर नीतीश कुमार जी मुसलमानों के हक में है बोलते हैं, तो मुझे एक जवाब दे दीजिए, गिरिराज सिंह जी हो सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ हेट बोलते हैं, उनका क्या कहना है? प्रियंका मैम, जस्ट वन बाइट, कि इस यात्रा को कैसे देखती हैं प्रियंका मैम? प्रियंका मैम, इस यात्रा को कैसे देखती हैं? यात्रा लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। लोगों को समझ में आए कि अपने अधिकारों को के लिए उनको लड़ना है, और मेरे ख्याल से जनता समझ रही है। थैंक यू मैम। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्रा थी, और प्रियंका गांधी ने हमसे न्यूज तक पर एक्सक्लूसिव बात करने की भी कोशिश करे, एक बार अगर वो बात करें तो, कि उनका क्या कहना है? प्रियंका मैम, जस्ट वन बाइट, कि इस यात्रा को कैसे देखती हैं प्रियंका मैम? प्रियंका मैम, इस यात्रा को कैसे देखती हैं? यात्रा लोगों को जागरूक करने की मेरे ख्याल से जनता समझ रही है। थैंक यू मैम। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्रा थी, और प्रियंका गांधी ने हमसे न्यूज तक पर एक्सक्लूसिव बात करने की भी कोशिश करे, एक बार अगर वो बात करें तो, कि उनका क्या कहना है? प्रियंका मैम, जस्ट वन बाइट, कि इस यात्रा को कैसे देखती हैं प्रियंका मैम? प्रियंका मैम, इस यात्रा को कैसे देखती हैं? यात्रा लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। लोगों को समझ में आए कि अपने अधिकारों को के लिए उनको लड़ना है, और मेरे ख्याल से जनता समझ रही है। थैंक यू मैम। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्रा थी, और प्रियंका गांधी ने हमसे न्यूज तक पर एक्सक्लूसिव बात करने की भी कोशिश करे, एक बार अगर वो बात करें तो। तो प्रियंका गांधी यहां पर न्यूज तक से बात कर रही थी, और उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की यात्रा है, और इसीलिए बिहार में वो इस वक्त आई हुई है। प्रियंका गांधी का यह बयान थोड़ी देर पहले जब इंडिया अलायंस की यात्रा में प्रियंका गांधी पहुंची थी, तब वहां पर उन्होंने ये बयान दिया हुआ है। ये कुछ दिन तक यहां पर ये यात्रा चलेगी। कंचना यादव जी, आपकी बात खत्म करिए, फिर मुझे जितेंद्र कुमार जी के पास जाना है, इस पर प्रतिक्रिया भी लेनी है मुझे। साहिल जी, मैं वही कह रही थी कि पूरा माहौल जो बनाया गया था, घुसपैठिया पकड़े जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी जाकर कहते हैं कि आपका रोजगार छीन रहे हैं। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, या गृह मंत्री अमित शाह जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि कितने घुसपैठिया हमारे देश में, बिहार में, हर जगह पर रोजगार में घुस चुके हैं, कितने एक बार फिर ध्यान भटकाने की बात आ रही है। जितेंद्र कुमार, घुसपैठिए हो या जितेंद्र कुमार, आप ही से पूछा की साजिश हो, यह बिहार के विकास को डिरेल करने का प्रयास है। और वे चाहते हैं कि बिहार में आगामी जो चुनाव है उसमें मुद्दा बिहार का विकास ना बने, इसलिए इस तरह की बातें उछाली जा रही है। हम लोग पिछले 20 साल में जो हम लोगों ने काम किया है, जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए में काम किया है, एनडीए को आगे करके हम लोग अपने कार्यों को लेकर इस चुनाव में जाने वाले हैं। और अपने क्या बिहार का चुनाव इसी मुद्दे पर जाएगा जिसकी बात अब की जा रही है? साहिल जी देखिए, ये जो यात्रा राहुल जी ने इंडिया गठबंधन ने निकाली है, ये वोट अधिकार यात्रा इसका नाम है। जिस प्रकार से बीजेपी पूरे देश में चुनाव
को प्रभावित करके लूट के वोटर लिस्ट से लगाया, सब जगह गड़बड़ी करके करती है। बिहार की जनता को जागृत करने, चेताने के लिए आज कल से प्रियंका गांधी भी बिहार में मौजूद हैं। जनता बिहार की जाग रही है, जग गई है कि अपने वोट के अधिकार को बचाना है, रखना है। गुरुप्रकाश जी, 20 देश सेकंड में आखिर हर में संवैधानिक संस्थाओं पे मोदी जी का कब्जा है। बिहार का चुनाव पोलराइजेशन के तरफ जाएगा और बार बार ये आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। प्रशांत किशोर आपको मदद कर रहे हैं उसमें, आखिर में 20 सेकंड में। न्यूज तक के अपने साथी से ये बोलना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था कि चरणजीत सिंह चन्नी जब बिहारियों का अपमान कर रहे थे तो प्रियंका जी ताली क्यों बजा रही थी, खिलखिला के हंस क्यों रही थी। खैर छोड़िए, रिपोर्टर की अलग प्रायोरिटीज, अलग प्राथमिकताएं होती है। बिहार का चुनाव, बिहार के 14 करोड़ लोग मजबूती से एनडीए के साथ हैं और जो भी लोग मुद्दा विहीन है, राहुल गांधी जी, अरे आप, अरे यार अखिलेश जी व्याकुल मत होइए भाई। चलिए मेरा समय खत्म हुआ है। गुरुप्रकाश जी, इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कई बार हमें यह मुद्दा मिलेगा बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। फिलहाल वक्त मिला उसी के लिए न्यूज तक के रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब यहां पर प्रियंका गांधी देने की कोशिश कर रही थी।